एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूँ मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। हमने ये नई स्वेट शर्ट बनाई हुई है, आर्मी के लिए बनाई थी, कुछ पीसेस बच गए हैं। इंटरेस्टेड लोग व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, काफ़ी किफ़ायती दाम पे हम लोग ये बेच रहे हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन की तरफ से निकलकर सामने आ रही, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये रिकमेंडेशन पूरी हो सकती है कि नहीं, या इनका क्या मतलब है। सबसे पहले रिकमेंडेशन की हम लोग बात करें तो वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने के रिलेटेड है। मतलब इस कमेटी ने कहा है कि जल्द से जल्द हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जिसमें 114 एयरक्राफ्ट ख़रीदने थे, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, ना ही वो लॉन्च हो पाया है, और इसको ख़रीदने में अभी समय लगने वाला है। इस दृष्टि से जो भारत की तैयारियां हैं एयरफोर्स को लेकर, वो काफ़ी पिछड़ चुकी हैं या पिछड़ जाएंगी। इसके अलावा जो अपना तेजस प्रोग्राम है वो भी काफ़ी ढीला ढाला चल रहा है। इस कारण से हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द एक्वायर कर लेने चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की अगर विश्वसनीयता या इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां अगर बनाए रखनी है अपने दुश्मनों के खिलाफ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह भी कहा कि तेजस प्रोग्राम में काफ़ी ढीलापन चल रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कहा है कि HAL से कहे कि ये जल्द से जल्द इस एयरक्राफ्ट को बनाए या इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। हम जानते हैं कि तेजस MK1A की डिलीवरी में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और 1 साल का डिले अभी तक हो चुका है। ये डिले मेनली इंजन ना मिल पाने के कारण हुआ है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में कुछ और भी चीज़ें लगनी हैं जो कि अभी हमें प्राप्त नहीं हो पाई हैं, पर मुख्यतः इंजन की डिलीवरी की वजह से ही HAL ये एयरक्राफ्ट अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहा है इंडियन एयरफोर्स को। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, इससे साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हमारी एयरफोर्स कमज़ोर हो रही है और तेजस प्रोग्राम भी सही से नहीं चल रहा है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमें प्रोक्योर कर लेना चाहिए। पर इस प्रकार की जो कमिटीज़ होती हैं वो केवल सजेशन अपने दे देती हैं, इसका सोल्यूशन नहीं बताती हैं। अब जब इंजन की डिलीवरी में ही डिले हो रहा है तो एयरक्राफ्ट कैसे डिलीवर हो सकता है। अब जब इंजन हम खुद बनाते ही नहीं हैं तो हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे, और दूसरे जब हमें देंगे तभी हम उसकी डिलीवरी कर पाएंगे। इसके अलावा 114 एयरक्राफ्ट जो खरीदने हैं मल्टी रोल वाले, भारत के पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि एक बार में 114 एयरक्राफ्ट का डील हम लोग कर सकें। जो छोटी मोटी डील की जा रही है उसी तरह से हमें एयरक्राफ्ट खरीदने पड़ेंगे। हमारे पुराने CDS जनरल विपिन रावत जी ने कहा था कि जो भी हमें प्रोक्योरमेंट करना है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना है, वो स्टैगर्ड मैनर में करना होगा। पार्ट वाइज हमें खरीदना पड़ेगा, जैसे कि हमारा जो बहुमूल्य धनराशि है वो एक साथ ब्लॉक नहीं होगी, और डिफेंस इक्विपमेंट में धीरे धीरे साल दर साल जो एडवांसमेंट आते रहते हैं, उन एडवांसमेंट का लाभ भी हमें प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि अगर 114 एयरक्राफ्ट डिलीवर करने हैं तो इसमें कुछ 5 से 6 साल 10 साल का समय लग ही जाएगा, और इतने समय में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होंगी जो कि पुरानी हो चुकी होंगी। तो इन सब चीज़ों से पार पाने के लिए स्टैगर्ड प्रोक्योरमेंट पे ही जोर दिया गया था। पर पार्लियामेंट्री कमेटी को कौन समझाए, उनकी तरफ से अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है। अब वो अपनी जगह भी सही है, उनका काम केवल रिकमेंडेशन देना है, पर इन सब सजेशंस को अप्लाई करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर इस प्रकार की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदने की रिपोर्ट आ रही है, रिकमेंडेशन आ रही है। उधर रशिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से Su-57E भारत के सामने प्रोजेक्ट करने की फिर से तैयारी कर रहा है। हम जानते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा होने वाली है, जो कि 2025 की शुरुआत में हो सकती है। इस यात्रा में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनका Su-57, जिसका कि एक्सपोर्ट वेरिएंट Su-57E है, वो भारत के सामने रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि कुछ साल पहले भारत ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से बैकआउट कर लिया था, जो जिसमें कि रशिया की तरफ से हमें डिज़ाइन बनाकर देना था और भारत के अंदर इन एयरक्राफ्टों को बनाना था, 5th जनरेशन एयरक्राफ्टों को बनाना था। पर भारत ने ये देखा कि ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है नहीं, और रशिया की तरफ से जो हमें चीज़ें दी जा रही हैं वो काफ़ी है नहीं, और उसका दाम हमसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने AMCA पे ज़्यादा विश्वास जताया और FGFA प्रोग्राम को बंद कर दिया। अब रशिया ये कह रहा है कि हमारा ये एयरक्राफ्ट काफ़ी चलने लगा है अब, और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, काफ़ी हम इसका इस्तेमाल भी करने लगे हैं, और 60 से 70 की संख्या में भारत इसको खरीद सकता है। रशिया इसको भारत को बेचने को बिल्कुल तैयार है। अब आप मुझे बताइए कि रशिया से ये एयरक्राफ्ट हमें खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए। क्या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे लिए आवश्यक हैं अभी या नहीं है? उनमें जो लगने वाला खर्चा है वो कौन वहन करेगा? क्या भारत वो सब वहन करना और हमारे जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करना अभी क्या ज़रूरी है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया की तरफ से राफेल से कम दाम में ये प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट भारत को दिए जा रहे हैं। पर
5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको बनाए रखने में खर्चा काफ़ी लगता है। खर्चे से बात आई तो पाकिस्तान की एक न्यूज़ का याद आ गया मुझे, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से चीन से ये कहा जा रहा है कि अगर ग्वादर पोर्ट तुम्हें चाहिए, अगर तुम अपना उसमें वर्चस्व बनाए रखना चाहते हो तो हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दो। इसका मतलब ये है कि ऐसी सबमरीन की टेक्नोलॉजी जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो वो हमें दो, और हमें ये बताओ कि सेकेंड स्ट्राइक करना कैसे है, तब जाके ग्वादर पोर्ट पे उनका एक अधिकार हो सकता है। पहले पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से चीनी आर्मी को ग्वादर पोर्ट में अपना नेवल बेस बनाने के लिए पैसों की ही डिमांड करी गई थी, पर अब ये डिमांड अपडेट हो गई है और उनका ये कहना है कि सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर वर्चस्व या अपना बेस बना सकते हैं। कुल मिला के पाकिस्तान की तरफ से चीन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। चीन को अगर ग्वादर में अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो पाकिस्तान को पालना ज़रूरी है, और वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान चीन से न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेने लगेगा। न्यूक्लियर मिसाइलें तो चीन से उसको मिल ही गई हैं, अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन भी पाकिस्तान को मिल सकती है। हालांकि अभी चीन केवल पाकिस्तान को एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन वाले सबमरीन देकर ही काम चला रहा है और ये कह रहा है कि इसी से तुम अपना सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्राप्त कर लो, पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान उनसे न्यूक्लियर पावर सबमरीन लेकर ही रहेगा। आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात कर लेते हैं एक ऐसी दुर्घटना की जो कि नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई, और इसमें बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हरकतें की गई हैं इंडियन नेवी की तरफ से। असल में इंडियन नेवी को अपने हाई स्पीड बोट में एक नया इंजन लगाना था जो कि अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था, और इसको टेस्ट करने का फैसला किया गया, लगाकर समंदर में उतारा गया, अरेबियन सी में उतारा गया। ये महाराष्ट्र का वो इलाका था जो कि काफ़ी बिजी रहता है और यहाँ पर काफ़ी फेरीज भी चलती रहती हैं। एक ऐसी फेरी थी जिसमें कि 113 लोग सवार थे और ये राइड गेटवे ऑफ इंडिया से होते हुए एलिफेंट आइलैंड तक जानी थी। अब इसमें जो लोग सवार थे वो इस चीज़ से अनजान थे कि इंडियन नेवी का एक स्पीड बोट यहाँ पर ट्रायल किया जा रहा है, और इंडियन नेवी इसी बिजी रूट पे अपना स्पीड बोट ट्रायल करती गई और उसका इंजन का जो थ्रॉटल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो इसको कंट्रोल नहीं कर सके और इनका जो हाई स्पीड बोट था वो इसी फेरी में जाके टकरा गया, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 नेवी के लोगों की मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है और इस प्रकार की घटना बिल्कुल अवॉइड की जा सकती थी। पुलिस ने पूछा है, महाराष्ट्र पुलिस ने पूछा है इंडियन नेवी से, किसने परमिशन दी इतने बिजी रूट पर इस प्रकार की टेस्टिंग करने के लिए, और ये बहुत ही जायज़ क्वेश्चन है। किस तरह का जब बिजी रूट होता है कोई और उसकी जानकारी सभी को होती है और कोई नई चीज़ ट्रायल की जा रही है तो ऐसी जगह पे क्यों की जा रही थी। हो सकता है इंडियन नेवी के अधिकारियों या जो इसको ट्रायल कर रहे थे उनको ये कॉन्फिडेंस था या कहें ओवर कॉन्फिडेंस था कि इंजन सही से बिहेव करेगा ही और हम हर चीज़ कंट्रोल में रखेंगे। बस इसी में हो गई दुर्घटना। आपका क्या कहना है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।